मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा, जो 19 जुलाई तक चलेगा। और इस साल 19 दिवसीय सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। इस सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। ये प्रदेश की 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र होगा। बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है और इस सत्र में बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार समझ में आ रहे हैं। खुरई, सागर और सीधी समेत प्रदेश में घटित आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। कुछ मामलों में तो कांग्रेस ने जांच दल तक बना रखा है, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आएगी। देखिए, ये सब बहुत सुनियोजित ढंग से लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके ऊपर सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं बचा। सब जगह बेनकेल है, तभी तो महिलाएं को आसानी से निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए कांग्रेस ने अपना एक दल भी गठित करा है और विधानसभा सत्र में इस पर बहुत ताकत से इस बात पर पहले बात होगी और मजबूर करेंगे अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए कि वो उस पर विशेष चर्चा कराएं कि ये प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। वहीं कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करती है और दिखावे के लिए खुद के कपड़े फाड़ती है, जिसके बाद खुद ही एक्सपोज भी हो जाती है। कांग्रेस हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करती है और फालतू का हू हल्ला करके और कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारी खुद ही सक्रिय रूप से जो भी आपराधिक प्रकरण आते हैं या ऐसी कोई गतिविधियां पता चलती हैं जिसमें कोई भी लिप्त होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, उस पर तुरंत एक्शन लेना। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं वो तत्काल रूप से उस पर एक्शन लेते हैं और काम करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश सरकार ने बीते सत्र में बजट पेश नहीं किया था। इधर प्रदेश में हुई घटनाओं को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रही कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। विस्तार न्यूज के लिए अंचल शुक्ला की रिपोर्ट। तो अंचल शुक्ला की ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, तो सीधा रुख कर लेते हैं अंचल शुक्ला का, जो फोन कॉल पर जुड़ गए हैं उनका रुख करूंगी मैं। अंचल, सवाल तो कई है लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि वित्त विभाग की तैयारी क्या है और आम जनता को इसका क्या लाभ मिलने वाला है इस बार बजट में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरीके से प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं और दलित और आदिवासी परिवारों के कई मामले सामने आए हैं, उस पर कांग्रेस ने संज्ञान लेते हुए एक जांच दल कमेटी बनाई थी, विधायकों को उसका सदस्य नियुक्त किया था और पूरे मामले की जांच की बात कही थी। और अब निश्चित रूप से जब मानसून सत्र की अधिसूचना लग गई है, 1 जुलाई से 19 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलने हैं, ऐसे में कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि जांच रिपोर्ट तैयार करके और उसका हवाला देते हुए सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो मानसून सत्र है वो बहुत ही हंगामेदार होने वाला है। और क्योंकि मोहन सरकार का ये पहला बजट भी पेश होना है, लोकसभा चुनाव के चलते ये नहीं पेश हो पाया था, तो इसलिए मानसून सत्र में ही बजट भी प्रस्तुत किया जाना है। तो कुल मिला के इस बार जो विधानसभा है वो हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल अंचल, अलग अलग विभागों से प्रस्ताव भी मांगे गए थे बजट को लेकर, क्या कुछ प्रस्ताव विभागों ने दिए हैं? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही अधिसूचना लगी है मानसून सत्र के लिए, तो उसकी तैयारी चल रही है। अभी विभागों द्वारा किसी भी तरीके का प्रस्ताव नहीं दिया गया है, पर ऐसी उम्मीद है पूरी कि 10 से 15 तारीख के बीच में ये पूरे तरीके से इनका जो प्रस्ताव है वो भी दिया जाएगा और साथ में जितने भी जांच दल नियुक्त किए गए हैं, जो कमेटियां बनाई गई थी, उनकी जांच रिपोर्ट भी आएगी और उसी के आधार पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो विभागों ने अभी प्रस्ताव नहीं दिए हैं और 5 जून तक विभागों की बैठक चलनी है, उसके बाद प्रस्ताव दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको इंदौर से बता दें, इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की तबीयत बिगड़ गई है। निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए सांसद लालवानी और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।
शनिवार शाम से अस्पताल में भर्ती हुए थे और 2 दिन पहले ही वाराणसी से प्रचार करके इंदौर वापस लौटे थे। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में काफी सक्रिय थे शंकर लालवानी। तो इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि वो वाराणसी से ही प्रचार करके लौटे थे। आपको ये भी बता दें कि भीषण गर्मी की वजह से भी कई लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं और शंकर लालवानी की तबीयत भी इसी बीच बिगड़ती हुई। हालांकि अभी उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद वो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा सक्रिय थे। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पुनीत विजयवर्गीय लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। पुनीत, कैसी हालत है अभी शंकर लालवानी की और तबीयत बिगड़ी क्यों, क्या हुआ था आखिर, डॉक्टरों का क्या कहना? जी देखिए, हालत अब स्थिर है, ठीक है, बेटर है पहले से। और 12 घंटे तक आईसीयू में एडमिट रहने के बाद अब डॉक्टर्स ने उन्हें रूम में भी शिफ्ट कर दिया है। दरअसल वाराणसी गए हुए थे और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी कई सारी सीटों पर वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना, जो जिसे बोलते हैं अपन हिंदी में, तो ये हुआ है उनके साथ। हीट स्ट्रोक बताया है डॉक्टर्स ने कि इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। 105 डिग्री तक बुखार चला गया था, जो कि काफ़ी रिस्की भी होता है, लेकिन सही समय पे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। आईसीयू में 12 घंटे तक डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया और अब जब उनकी हालत स्थिर हो गई है, ठीक हो गई है, बेटर महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। देखिए, शंकर लालवानी की जीत तो तय ही है, क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी उनके सामने था नहीं। नोटा भी कोई बहुत अधिक असर इंदौर में दिखाने वाला नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक बात का उन्हें चिंता मुक्त है कि हारने का उन्हें कोई डर नहीं है, तो शायद जल्दी रिकवर हो जाएंगे इस वाली बीमारी से। जी बिल्कुल पुनीत, तो ये पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े थे, जो शंकर लालवानी की तबीयत पर अपडेट दे रहे थे और उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने तक प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है और ऐसे में कई दावे, कई वादे लोकसभा प्रत्याशी कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया ने खुद की जीत का 100% दावा किया। यही नहीं, अनिल फिरोजिया का कहना है कि जीत तो मैं गया हूं, बस मुझे तो पुराने रिकॉर्ड तोड़कर ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतना है। अब देखना यह होगा कि सांसद अनिल फिरोजिया के दावों की कितनी सच्चाई साबित होती है। हमारे साथ इस समय खुद बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी हैं। वो कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका विस्तार में स्वागत है। 4 तारीख का कितना इंतजार? धन्यवाद, जय महाकाल। और एक बात और मैं बता दूं, दिल की धड़कनें बिल्कुल नहीं बढ़ी हुई है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। और उसका कॉन्फिडेंस का कारण भी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जनता जनार्दन और मोदी जी के आशीर्वाद द्वारा जो विकास कार्य हुए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में, जो माननीय मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है, उन कार्यों को लेकर मैं पूरा आश्वस्त हूँ। और जनता के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है, बाबा महाकाल पे विश्वास है। और बाबा महाकाल का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी और अनिल फिरोजिया के साथ तो है ही, और जनता का आशीर्वाद भी है। इसलिए मैं तो पूर्ण आत्मविश्वास से सरोवर हूँ कि इस बार हम पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बिल्कुल पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बात करें कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, उनसे आपका सामना विधानसभा में भी हुआ था। उनका दावा है कि इस बार अनिल फिरोजिया वापस हारने वाले हैं, उसको लेकर क्या? उनका तो एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और नौटंकी करो। तो ये तो 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। छप्पड़ फाड़ के 500 पारी करा देना, ऐसा लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का कहना है। और इन्होंने ये भी कहा है कि दिल की धड़कनें मेरी नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि दिल की धड़कनों पर तो काबू किया जा सकता है, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है, सनातन धर्म का जो आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, इसीलिए जीत तो हमारी सुनिश्चित हो ही चुकी है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। तो 1 जून को लोकसभा के लिए मतदान संपन्न हुआ और ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में खुशी की लहर दिख रही है। अब बीजेपी की 29 सीटों पर 27 से 29 सीटें जीतने का अनुमान है। मध्य प्रदेश पर फाइनल एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, इस रिपोर्ट से समझिए। चुनावी शोर के बाद अब रिजल्ट के लिए हर पार्टी टकटकी लगाए बैठी हुई है।
आज शाम 7वें चरण की वोटिंग तो थम गई, लेकिन अब एग्जिट पोल से सियासी गलियारों में एक बार फिर तूफान आ गया है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 चलेगा या फिर कांग्रेस का जादू, क्या होगा फैसला, इसके बारे में हर एक टीवी चैनल अपने अपने आंकड़े लिए बैठा हुआ है। एग्जिट पोल पर सियासत के आंकड़ों के लिहाज से अगर नतीजों को समझने की कोशिश की जाए, एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के खाते में 26 से 28 सीटें आ रही हैं, यानी कि बीजेपी 26 से 28 सीट पर फतह कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से 1 से 3 सीटें आ रही हैं। इंडिया टुडे की भी बात कर ले तो इंडिया टुडे मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीटें दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते महज 1 सीट ही आती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी का मिशन 29 बहुत हद तक पूरा भी होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री मोदी के सर एक बार फिर प्रधानमंत्री का ताज सजाने की बात तक कह दी है। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया है। देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल्स और बीजेपी की जीत के दावे पर कांग्रेस ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, लड्डू के ऑर्डर भी दे चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 पर भाजपा और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई गई थी। हालांकि वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के खाते में 28 सीटें आ गई, जबकि कांग्रेस केवल 1 छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई। लेकिन इस बार तो एग्जिट पोल एकटुक एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस बार के एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। मई महीने में रिकॉर्ड बनाया है, जहां 1,42,000 यात्रियों का मूवमेंट हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये आंकड़े जारी किए हैं और करीब 68,000 यात्री अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए। तो ये बड़ी खबर और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर जो है वो राजा भोज एयरपोर्ट पर आवाजाही हुई है लोगों की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इससे जुड़े एक आंकड़े जारी किए हैं और इस आंकड़ों में ये बताया है कि 68,000 यात्री अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर हमारे साथ श्याम सिंह तोमर जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। श्याम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये आंकड़े जारी किए हैं और एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ राजा भोज एयरपोर्ट के नाम। डेफिनेटली ये जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए और भोपाल के लिए बड़े फक्र की बात है, क्योंकि यहाँ पर लगातार यात्रियों का जो है हवाई सफर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमको लगातार बेहतर फ्लाइट चाहिए, ज्यादा संसाधन चाहिए। तो ऐसे में ये जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं उस दिशा में बड़ा कदम होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल का जो तमगा होता है उसके लिए भी जरूरी है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर हम बनना चाहते हैं और वास्तव में उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फ्लाइट्स की संख्या बढ़े, यात्रियों की संख्या बढ़े, संसाधन बढ़े, साथ ही लगातार यहाँ पर जो है इसी तरह के रिकॉर्ड कायम होते रहें। बिल्कुल श्याम, बीते दिनों हमने ये भी देखा था कि पर्यटकों के दिल में भी देश का जो दिल है मध्य प्रदेश वो बसता जा रहा है और यही हो सकता है एक बड़ी वजह हो कि यहाँ पर इतनी आवाजाही हो रही है और ऐसे रिकॉर्ड तोड़ जो है वो लोग यात्री जो है यहाँ पर सफर कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पर्यटक, क्योंकि धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा सेंटर जो है मध्य प्रदेश बनकर उभरा है, तो यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन हो रहा है। तो ऐसे में समय बहुत कीमती होता है, समय बचाना चाहते हैं और संसाधन बेहतर होंगे तो लोग यहाँ पर आएंगे, तो इसमें उनकी भूमिका भी है, बिल्कुल निश्चित है। बिल्कुल श्याम, तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुप्रसिद्ध भस्म आरती की बुकिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुगम और सुचारू बनाने के लिए नई व्यवस्था 1 जून से लागू कर दी गई है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए 9,153 श्रद्धालुओं की भस्म आरती की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। तो देखिए नई व्यवस्था यहां पर लागू कर दी गई है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में जाने के लिए, शामिल होने के लिए, उसे देखने के लिए
तो बाबा महाकालेश्वर के भक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से दिव्य भस्म आरती की बुकिंग करवाते हैं, लेकिन कई बार भक्तों को परमिशन नहीं मिल पाती है। इसलिए महाकाल प्रबंध समिति ने भस्म आरती 3D एनिमेशन के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से देश भर से आने वाले श्रद्धालु भस्म आरती को अपनी आंखों से निहार सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में अगर किसी श्रद्धालु को परमिशन नहीं मिलती है तो वो चिंता न करें। महाकाल प्रबंध समिति और VR 3D कंपनी के द्वारा यहाँ पर भस्म आरती के लाइव दर्शन कराए जाते हैं। जो लाखों भक्त आते हैं, आस्था लेकर आते हैं बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती देखने के लिए, उनके लिए ये अलग ही अंदाज नज़र आया है। 3D के माध्यम से बाबा महाकाल के दिव्य अलग दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही जो दिव्य अलौकिक भस्म आरती होती है उसका भी अनुभव यहाँ पर प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु आते हैं जो भक्ति में लीन नज़र आते हैं, आस्था में लीन नज़र आते हैं, और ऐसा ही नज़ारा उज्जैन के VR 3D कंपनी यहाँ पर लेकर आई है। और ये श्रद्धालु हैं जो बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके तो यहाँ आकर भस्म आरती का आनंद ले रहे हैं। वो आनंद से सराबोर होकर बाबा महाकाल के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। लगभग कितने का खर्च आता है, किस प्रकार भक्तों को दिखाया जाता है, हमारे साथ इस समय यहाँ के जो GM है उनसे भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं अलग जगाने का काम 3D एनिमेशन के द्वारा भस्म आरती का दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और भस्म आरती की टिकट नहीं पा पाते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये सुविधा चालू करी है, जिसमें कि वो भस्म आरती का महत्व जान सकें कि क्या महत्व है इस भस्म आरती करने का, यहाँ पे कैसे भस्म आरती यहाँ पे होती है। सर, एक आज से तो निःशुल्क VR 3D के माध्यम से भस्म आरती का आनंद उत्सव के साथ दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की व्यवस्था, सेटिंग व्यवस्था होती है, सीमित मात्रा में होती है। कई यात्री जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसी के लिए VR की व्यवस्था की गई है। और अभी ये तो निःशुल्क उज्जैन वालों से की गई है, अपना आधार कार्ड दिखाए और निःशुल्क बाबा की आरती कराए। आपने तो दिव्य अलौकिक दर्शन हुए 3D के माध्यम से, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया था, पहली बार था मेरे लिए, बट इतने करीब से देख पाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या क्या देखने को मिला? भस्म आरती देखी मैंने, कुंड देखा, स्नान देखा, पूरा ग्रह देखा, गर्भगृह देखा मैंने, शिवलिंग के दर्शन किए, इतने पास से किए, बहुत अच्छा लगा। सर, साक्षात बाबा महाकाल के दरबार के दिव्य दर्शन कभी सोचा नहीं था कि इतने ऐसे दर्शन कर पाऊंगा मैं। बिल्कुल कभी सोचा नहीं था कि इतनी पास में जाकर बाबा महाकाल को निहार सकूंगा। बाबा महाकाल की दिव्य भस्मी जब रमती है बाबा महाकाल के ऊपर, तब उसको मैं कैसे देख सकूंगा। तो ये भक्त आते हैं और 3D एनिमेशन के माध्यम से जब भस्म आरती देखते हैं तो कुछ यादें अपने दिलों में बसा कर ले जाते हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो उज्जैन में आते हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो संतोष कृष्णानी बता रहे थे। अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुरैना की खबर आपको बता दें, मुरैना के सबलगढ़ थाने के प्रधान आरक्षक संतोष श्रीवास का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक मामले में गैर जमानती धाराएं बढ़ाने के एवज में मोटी रकम ले रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जहां जांच के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी।